बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 6 रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिम्स का एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम लोग इस चैप्टर का आंसर क्वेश्चन कर चुके हैं, आप लोगों को इसी चैनल पर जाकर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बोल रहा है तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि वन डे भोजो वाज अर्लियर वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंडपा हु वेर कमिंग टू द टाउन आफ्टर अ ईयर। बोल रहा है कि एक दिन जो भोजो है वो अपने पिता ग्रैंड फादर मतलब अपने दादाजी के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए वेट कर रहा था, अपने दादाजी के लिए, जो कि उसके पास एक साल बाद आ रहे थे शहर में। ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव देम एट द बस स्टॉप। वो इतनी जल्दी में था कि वो अपने दादाजी को, वो जल्दी जल्दी में था इसलिए क्योंकि वो अपने दादाजी को बस स्टॉप के पास रिसीव करना चाहता था। ही रेन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट। हो रहा है कि वह दौड़ कर कुछ ही मिनटों में बस स्टॉप के पास पहुंच गया। ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, वह बहुत जोर जोर से सांस ले रहा था, बहुत तेजी से। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट। तो उसकी जो दादी जी थे वो उसको से पूछे कि तुम इतना तेज तेज सांस क्यों ले रहे हो। भोजो टोल्ड हर डैट ही केम रनिंग ऑल द वे। भोजो बोलता है अपने दादी जी से कि मैं रास्ते भर दौड़ कर आया हूँ। बट द क्वेश्चन गोट स्टक इन हिज माइंड, लेकिन उसके दिमाग में, भोजो के दिमाग में ये क्वेश्चन फंस गया, मतलब कि क्यों वो इतने जोर से सांस ले रहा है। ही वंडर्ड व्हाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्ट है। वो सोचने लगा कि जो कोई भी आदमी अगर दौड़ता है तो वो इतनी तेजी से सांस क्यों लेने लगता है। द आंसर टू भोजो क्वेश्चन लाई इन द अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीथ। जो आंसर है भोजो के क्वेश्चन का वो हम लोग समझेंगे कब, जब हम लोग ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे तब। बोल रहा है कि ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन। बोल रहा है कि ब्रीदिंग है वो एक पार्ट है, एक हिस्सा है रिस्पायरेशन का। लेट अस लर्न अबाउट रिस्पायरेशन। तो हम लोग रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ते हैं। बोल रहा है 6.1 व्हाई डू वी रिस्पायर, हम लोग क्यों सांस लेते हैं। बोल रहा है कि इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिम्स आर मेड अप ऑफ द स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। बोल रहा है कि चैप्टर 2 में तुम सब पढ़े होगे कि जितने भी ऑर्गेनिम्स है वो सब क्या चीज़ से बना हुआ रहता है, एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट से, जिसको सेल कहते हैं। बोल रहा है कि अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिम्स का जो सबसे छोटा यूनिट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल होता है वो होता है सेल। बोल रहा है कि ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। बोल रहा है कि जो हर एक सेल है ऑर्गेनिम्स का, जो हर एक सेल है वो एक खास तरह का काम करते रहता है, जैसे न्यूट्रिशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, एक्सक्रेशन का, रिप्रोडक्शन का। बोल रहा है कि टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड्स एनर्जी। बोल रहा है कि ये सब काम करने के लिए सेल को क्या चीज चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग। बोल रहा है कि कब, जब हम लोग खाते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, तब पर भी वी रिक्वायर एनर्जी, तब पर भी हम लोग को एनर्जी चाहिए होता है, ताकत। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, लेकिन ये एनर्जी आता कहाँ से है। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। हो रहा है कि तुम्हारे माता पिता, तुम्हें याद है कि तुम्हारे माता पिता है जो तुम्हें हमेशा कहते हैं समय पे खाने के लिए, रेगुलरली खाने के लिए। द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। बोल रहा है कि जो फूड है, जो भोजन है, उसको में जमा एनर्जी रहता है, मतलब उसमें जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो एक तरह से जमा रहता है, जो कि रिस्पायरेशन के थ्रू रिलीज होता है, रिस्पायरेशन की ड्यूरिंग। बोल रहा है कि देयर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। इसी कारण जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स है सब रिस्पायर करते हैं ताकि वो लोग को फूड से एनर्जी मिल सके। बोल रहा है कि ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर। बोल रहा है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग हवा को अंदर लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन, और तुम जानते हो कि जो एयर है उसमें ऑक्सीजन होता है। वी ब्रीद आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और हम लोग बाहर जो छोड़ते हैं एयर को, वो क्या चीज होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होता है। बोल रहा है कि द एयर वी ब्रीद इन is transported to all the parts of the body and ultimately to the each cell। बोल रहा है कि जो एयर हम लोग अंदर लेते हैं सांस के रूप में, वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में मतलब पहुंचा दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और वो अल्टीमेटली हमारे सेल के पास भी चल जाता है। बोल रहा है कि इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। बोल रहा है कि सेल में जो ऑक्सीजन है वो फूड को ब्रेकडाउन करने में मदद करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विथ द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। बोल रहा है कि जो प्रोसेस है फूड के ब्रेकडाउन का सेल में ऑक्सीजन की मदद से, ताकि एनर्जी रिलीज हो सके, उसको हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। बोल रहा है कि सेलुलर रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
बोल रहा है कि जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो किसी भी हर एक ऑर्गेनिज्म के सेल में होता है। बोल रहा है कि इन द सेल द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। बोल रहा है कि जो सेल में जो फूड है उसको तोड़ दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, किसके इस्तेमाल से? ऑक्सीजन के इस्तेमाल से। बोल रहा है ना कि व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज अकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। बोल रहा है कि जब ग्लूकोज का छोटे छोटे रूप में तोड़ा जाता है ऑक्सीजन के मदद से, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसको हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। बोल रहा है कि फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। फूड को, खाना को बिना ऑक्सीजन की मदद से भी तोड़ा जा सकता है। दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन, और इस रिस्पायरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। बोला है कि जब फूड टूटता है, जब भोजन को तोड़ा जाता है छोटे छोटे रूप में, तो उससे एनर्जी रिलीज होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बताया, जैसे ग्लूकोज है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज कैसे टूटता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी के रूप में टूटता है। बोला कि यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिम्स सच एज यीस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। बोल रहा है कि तुम जानते हो कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिम्स हैं जैसे कि यीस्ट, जो कि एयर के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर लेता है। दे आर कॉल्ड एनारोब्स। उन्हें क्या कहा जाता है? एनारोब्स कहा जाता है। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रिस्पायरेशन। वो लोग को एनर्जी कहाँ से मिलता है? एनारोबिक रिस्पायरेशन से मिलता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू द अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। बोल रहा है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो ग्लूकोज है वो क्या में टूटता है? वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। जिसकी ग्लूकोज है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, इसी रूप में टूटता है। बोल रहा है कि ईस्ट और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो ईस्ट है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल, एक ही सेल का बना होता है। दे रिस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस याइल्ड अल्कोहल। बोल रहा है कि ये लोग है जो ईस्ट है वो एनारोबिकली रिस्पायर करता है और इस प्रोसेस के समय वो अल्कोहल को प्रोड्यूस करता है। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक द वाइन एंड बियर। इसी कारण ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है क्या चीज? वाइन और बियर बनाने के लिए। बोल रहा है कि आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली but only for the short time when this is a temporary deficiency of the oxygen। बोल रहा है कि हमारा जो मसल्स है वो भी एनारोबिकली रिस्पायर करता है, लेकिन कुछ बहुत ही कम समय के लिए। जब क्या चीज होता है? जब ऑक्सीजन की कमी होता है तब रिस्पायर करता है, वैसे बहुत कम समय के लिए जब ऑक्सीजन की कमी होता है तब। बोल रहा है कि ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर। बोल रहा है कि जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि दौड़ते हैं या फिर साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग, चलते हैं, मेनी आवर्स आवर हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हायर। बोल रहा है कि जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं बहुत समय के लिए, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग, रनिंग, तो ये सब में हम लोग को क्या चाहिए होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को ज़रूरत होता है, एनर्जी को बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होता है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। लेकिन जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए वो लिमिटेड होता है। देन एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द एनर्जी। तब हमारे सेल्स में या हमारे मसल्स में एनारोबिक रिस्पायरेशन होने लगता है ताकि वो एनर्जी की डिमांड को फुलफिल कर सके। जैसे ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होता है हमारे सेल में। जैसे कि जो ग्लूकोज है हमारे मसल में और वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है, तो ग्लूकोज नहीं टूट पा रहा है, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही वहाँ पे क्या चीज होने लगता है? ग्लूकोज टूटने लगता है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। फिर बोल रहा है कि हैव यू इवन वंडर्ड व्हाई यू गोट मसल क्रैम्प आफ्टर अ हैवी एक्सरसाइज। बोल रहा है कि तुमको जब तुम हैवी एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारे मसल्स में कभी कभी क्रैम्प हो जाता है, दर्द हो जाता है। द क्रैम्प अकर्स व्हेन द मसल सेल्स रिस्पायर एनारोबिकली। बोल रहा है कि जो क्रैम्प होता है हमारे मसल्स में वो क्यों होता है? जब हमारा मसल सेल्स क्या होता है? एनारोबिकली रिस्पायर करता है। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। बोल रहा है कि जो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, उससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल्स क्रैम्प। और जो यही एक्युमुलेशन होता है लैक्टिक एसिड का, उसी कारण हमारा मसल क्रैम्प होता है। बोल रहा है कि वी गेट रिलीफ फ्रॉम द क्रैम्प आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मैसेज। बोल रहा है कि हम लोग है जो क्या चाहिए, हम लोग को क्रैम्प से रिलीफ कब मिलता है? जब हम लोग हॉट वाटर बाथ लेते हैं तब। बोल रहा है कि कैन यू गेस व्हाई इट इज सो। बोल रहा है कि क्या मतलब तुम सोच सकते हो क्यों ऐसा होता है?
कि हॉट वाटर से ठीक हो जाता है। तो बोल रहा है कि हॉट वाटर बाथ और मैसेज इम्प्रूव्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। बोल रहा है कि हॉट वाटर बाथ है और जो मैसेज है वो क्या चीज करता है, वो हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देता है। बोल रहा है कि एज ए रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू बी मसल सेल्स इंक्रीजेस, और इसके कारण जो क्या चीज होता है, हमारे ये मसल सेल्स के पास ऑक्सीजन का जो सप्लाई हो रहा है वो बढ़ जाता है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द लैक्टिक एसिड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बोल रहा है कि जैसे ही हमारे मसल सेल के पास ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है, वैसे ही जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था उसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। किस रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी के रूप में। बोल रहा है कि अब 6.2 ब्रीदिंग के बारे में पढ़ना है। बोल रहा है कि क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच। बोल रहा है कि अपने नाक और अपने मुंह को पूरा टाइटली बंद कर लो, घड़ी की तरफ देखो। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम, तो तुम्हें क्या महसूस होगा कुछ समय के बाद। हाउ लॉन्ग वेयर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज, और कितने समय तक है जो तुम अपने मुंह और नाक दोनों को बंद करके रखोगे। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रेथ, तो वो अपने समय को लिखो जितने समय तक तुम अपने नाक और मुंह को बंद करके रखे हो, जितने समय तक तुम बिना सांस लिए रहे हो। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग। बोल रहा है कि आप तुम्हें समझ में आ गया कि ज़्यादा समय तक बिना सांस लिए नहीं जिंदा रह सकते हो। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of the respiratory organ। बोल रहा है कि ब्रीदिंग मतलब क्या चीज होता है कि रिच ऐसा एयर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो उसको लेना है, और हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर छोड़ना है रिस्पायरेटरी ऑर्गन के मदद से। बोल रहा है टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। बोल रहा है कि टेकिंग इन एयर मतलब जो हवा हम लोग अंदर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होता है उसको हम लोग इनहेलेशन कहते हैं, और जो हवा हम लोग बाहर छोड़ते हैं अपने नाक के थ्रू जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होता है उसको हम लोग एक्सहेलेशन कहते हैं। मतलब ब्रीदिंग के दो पार्ट हुआ, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। बोल रहा है कि इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो कि हर समय होते रहता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीवन भर तक होते रहता है। मतलब जब तक जीवित है तब तक उसमें रिस्पायरेशन होते रहेगा और ब्रीदिंग होते रहेगा। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्न्ड एज द ब्रीदिंग रेट। बोल रहा है कि जो एक मिनट में एक पर्सन कितने बार सांस लेता है उसको हम लोग ब्रीदिंग रेट कहते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली। बोल रहा है कि जब हम लोग सांस लेते रहते हैं तो एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों अल्टीमेटली होते रहता है अल्टरनेटली समय समय पे। बोल रहा है कि ब्रीदिंग मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। बोल रहा है कि एक ब्रीथ मीन्स क्या चीज होता है, एक इनहेलेशन प्लस एक एक्सहेलेशन। बोल रहा है कि वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट। बोला कि क्या तुम अपना ब्रीदिंग रेट को पता करना चाहते हो। डू यू वांटेड टू नो वेदर इट इज कांस्टेंट और इट चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। बोला कि और तुम ये भी जानना चाहते हो कि जो ब्रीदिंग रेट है वो हमेशा सेम रहता है या फिर बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलते रहता है। लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ये कुछ एक्टिविटीज करके हम लोग पता करते हैं कि कैसे हम लोग अपना ब्रीदिंग रेट पता कर सकते हैं, और हम लोग को जो अलग अलग सिचुएशन में ब्रीदिंग रेट बढ़ता है या घटता है। बोल रहा है कि एक्टिविटी 6.2 जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग। बोल रहा है कि ज़्यादातर हम लोग मतलब ये नहीं जानते रहते हैं कि हम लोग सांस ले रहे हैं। हाउ एवर मतलब हम लोग ब्रीदिंग करते रहते हैं लेकिन हम लोग पता नहीं चलता है। बोल रहा है कि इफ़ यू आर ट्राई यू कैन काउंट योर ब्रीदिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग। बोल रहा है कि अगर तुम ट्राई करोगे तो तुम अपना ब्रीदिंग रेट को काउंट कर सकते हो। बोल रहा है कि ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली। बोल रहा है कि मतलब अंदर बाहर अपने आराम से सांस लो, अंदर लो, बाहर छोड़ो मतलब। फिर बोल रहा है कि फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट। बोल रहा है कि उसके बाद तुम पता करो एक मिनट में तुम कितने बार सांस लेते हो कितने बार छोड़ते हो। फिर बोल रहा है डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल। बोल रहा है कि तुम्हें क्या चीज पता चलेगा कि जितने नंबर ऑफ टाइम तुम इनहेल कर रहे हो उतना ही नंबर ऑफ टाइम एक्सहेल कर रहे हो। नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट। उसके बाद तुम अपना ब्रीदिंग रेट काउंट करो आफ्टर ब्रिक्स वॉल एंड आफ्टर रनिंग। बोल रहा है कि ब्रिक्स वॉल करने के बाद और उसके बाद रनिंग दौड़ने के बाद ब्रीदिंग रेट काउंट करो। रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सून एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। बोल रहा है
कि आपने जो ब्रीदिंग रेट है उसको काउंट करो दौड़ने के बाद जितने जल्दी हो सके, उसके बाद फिर रेस्ट के बाद जब आराम कर लो उसके बाद काउंट करो। टेबुलेट योर फाइंडिंग एंड कंपेयर योर ब्रीदिंग रेट अंडर द डिफरेंट कंडीशन विद दोज ऑफ योर क्लासमेट। बोला कि अपने क्लासमेट के साथ तुम क्या करो, अपना जो ब्रीदिंग रेट था उसको अलग अलग समय पे तुम किया था, उसको कैसे करो अलग अलग समय पे जो काउंट किया था अलग अलग कंडीशन में, उसको अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो। पर फ्रॉम द एवर एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट व्हेनेवर अ पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ही सी ब्रीथ फास्टर। बोला कि इस एक्टिविटी से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है तो वो उसमें कैसे होता है, ब्रीदिंग बहुत जल्दी जल्दी करने लगता है, कैसे सांस बहुत जल्दी जल्दी लेने लगता है छोड़ने लगता है। एज ए रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू आवर सेल्स, जिसके कारण हमारे सेल्स में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को सप्लाई, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाता है। बोल रहा है कि एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीद इन आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। बोल रहा है कि एक एवरेज जो कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का है उसका जो ब्रीदिंग रेट होता है एक मिनट में वो 15 से 18 बार होता है। बोल रहा है कि ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट कैन बी इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। बोल रहा है कि जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो 25 टाइम पर मिनट हो जाता, मतलब 25 बार एक मिनट में हम लोग सांस लेते हैं। वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट वी ऑल्सो टेक द डीप ब्रीथ एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन। बोल रहा है कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय सिर्फ हम लोग ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस ही नहीं लेते हैं बल्कि उस समय हम लोग गहरा सांस भी लेते हैं, इनहेल और एक्सेल करते रहते हैं। बोल रहा है कि इट स्पीड अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज। बोल रहा है कि जैसे ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी वैसे ही क्या चीज हो जाएगा, जो फूड है उसका ब्रेकडाउन बहुत जल्दी हो जाएगा और ज़्यादा जल्दी हम लोग को एनर्जी मिल जाएगा। Does this explain why do we feel hungry after a physical activity? इसी कारण अब हम लोग को समझ में आ रहा, मतलब इसी कारण अब तुमको समझ में आया कि जब हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद हम लोग को भूख ज़्यादा क्यों लगता है। When you feel डॉर्मेसी डज योर ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन। बोला कि जब तुम्हें मतलब ये थकावट ऐसा महसूस होता है तो तुम्हारा जो ब्रीदिंग रेट है वो कम हो जाता है। डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन, और तुम्हारा जो बॉडी है उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। बोला कि एक्टिविटी 6.3 फिगर 6.3 shows that the various activities carried out by the person during a normal day। बोल रहा है कि जो एक्टिविटी 6.3 है उसमें मतलब कुछ पर्सन का बताया हुआ अलग अलग एक्टिविटी को एक नॉर्मल डे में बोल रहा है कि कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ द ब्रीदिंग विल बी स्लोएस्ट एंड इन विच इट विल बी द फास्टर। बोल रहा है कि इस एक्टिविटी को तुम देख के बता सकते हो कि कौन सा, मतलब इस फिगर को देख के बता सकते हो कि कौन सा एक्टिविटी में ज़्यादा ब्रीदिंग रेट होगा और कौन सा एक्टिविटी में कम ब्रीदिंग रेट होगा। बोल रहा है कि असाइन नंबर टू बी पिक्चर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। बोल रहा है कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जो पिक्चर जो है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करो, अरेंज करो ब्रीदिंग रेट के हिसाब से। बोल रहा है 6.3 हाउ डू वी ब्रीद। बोल रहा है कि हम लोग कैसे सांस लेते हैं। बोल रहा है कि लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बोल रहा है कि हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ब्रीदिंग के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल। बोल रहा है कि नॉर्मली हम लोग जो सांस लेते हैं वो अपने नाक से लेते हैं। When we inhale, air is passed through our nostril into the nasal cavity। बोल रहा है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो एयर है वो हमारे नॉस्ट्रिल से पास होते हुए nasal cavity के पास आता है। From the nasal cavity, the air reaches our lungs। nasal cavity से जो एयर है वो हमारे लंग्स के पास आता है, लंग्स थ्रू द विंड पाइप। और किसकी मदद से जाता है, विंड पाइप की मदद से जाता है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। जो लंग्स है वो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब ऑन द साइड। बोल रहा है कि ये जो चेस्ट कैविटी है मतलब चेस्ट कैविटी में जो हमारा लंग्स है वो चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। अ लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। बोल रहा है कि एक लार्ज मस्कुलर सीट जो कि डायफ्राम है वो कैसे करता है, जो चेस्ट कैविटी है उसका फ्लोर के रूप में काम करता है। 6.4 में दिया हुआ है, हम लोग को देखेंगे। बोल रहा है कि ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। बोल रहा है कि जो ब्रीदिंग है उसमें हमारा डायफ्राम और रिब केज का मूवमेंट होता है। बोल रहा है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब मूव्स अप एंड अपवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। बोल रहा है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो ये है जो रिब्स है वो ऊपर की ओर मूव करता है अपवर्ड, एंड डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर मूव करता है।
दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रसेस इनटू द लंग्स। बोल रहा है कि ये जो मूवमेंट है वो हमारे चेस्ट कैविटी में स्पेस को बढ़ा देता है, जिसके कारण जो एयर है वो लंग्स में हमारे अच्छे तरीके से घुस पाता है। द लंग्स गेट फिल्ड विद द एयर, जो लंग्स है वो हमारा पूरा हवा से भर जाता है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड व्हाइल डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। बोल रहा है कि जब हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं तो जो हमारा रिब है वो अंदर की ओर इनवर्ड मूवमेंट करता है और जो डायफ्राम है वो अपवर्ड ऊपर की ओर मूव करता है अपने नॉर्मल पोजीशन की तरफ। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। बोल रहा है कि जिसके कारण जो चेस्ट कैविटी है उसका स्पेस कम हो जाता है और जो ये लंग्स में जो एयर है उसको बाहर ढकेल दिया जाता है। बोल रहा है कि दीज मूवमेंट्स इन आवर बॉडी कैन बी फील्ड इजिली। बोल रहा है कि जो मूवमेंट होता है हमारे शरीर में इसको हम लोग आसानी से महसूस कर सकते हैं। बोल रहा है कि टेक अ डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लो। कीप योर प्लम ऑन द एब्डोमेन, अपना जो अथी है हथेली उसको अपने एब्डोमेन पे रखो। फील द मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन, उसके बाद अपने एब्डोमेन के मूवमेंट को फील करो। व्हाट डू यू फाइंड, तुम क्या देखोगे? आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर अ चेंज इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे चेस्ट कैविटी में क्या होता है, कुछ साइज में चेंजेस होता है। चिल्ड्रंस गोट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सप्लेनेशन कम्प्लीटली, चेस्ट एक्सपेंशन कम्प्लीटली। बोल रहा है कि जो बच्चे लोग हैं उनके में मतलब ये जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो कम्प्लीटली होता है। बोल रहा है कि कंपटीशन। बोल रहा है कि एवरीवन वाज बूस्टिंग दैट सी ही कुड एक्सपेंड इट द मैक्सिमम। बोल रहा है कि हर एक जो है वो कैसे कहना चाहता है कि वो जो है अपने छाती को पूरा एक्सपेंड कर सकता है मैक्सिमम। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विथ योर क्लासमेट। तो आपने ये जो एक्टिविटी है अपने दोस्तों के साथ अपने क्लास में करना है। बोला कि स्मोकिंग डैमेज लंग्स। बोला कि जब हम लोग स्मोक करते हैं तो वो हमारे लंग्स को डैमेज करता है। स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक्ड टू कैंसर, जो स्मोकिंग है उससे कैंसर भी होता है। इट मस्ट बी अवॉइडेड, स्मोकिंग को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। यही हमारा क्या चीज़ है, यही हमारा पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम है। ये हमारा नेसल पास है, ये हमारा ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी से हमारा जाता है। ये हमारा फेरिक्स है, ये हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया यहीं पे है। ये हमारा लंग्स है, ये हमारा जो रीब्स है, ये हमारा डायफ्राम है। क्या है ये हमारा डायफ्राम। बोल रहा है कि द एयर अराउंड अस हैव वेरियस टाइप ऑफ द अनवांटेड पार्टिकल्स सच एज स्मोक, डस्ट, पॉलन etc। बोल रहा है कि जो हवा जो कि हमारे चारों तरफ है उसमें बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स है, जैसे कि स्मोक, डस्ट और पॉलेंस है। When we inhale, the particles get trapped in the air present in our nasal cavity। बोल रहा है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो एयर में जो प्रेजेंट रहते हैं ये सब अनवांटेड पार्टिकल्स वो क्या हो जाते हैं, हमारे जो नोस्टल कैविटी है उसमें जो एयर रहते हैं उसमें फंस के रह जाते हैं। However, sometimes these particles may get past the air in the nasal cavity। बोल रहा है कि कुछ कभी कभी ये जो कुछ पार्टिकल्स है वो हमारे नेसल कैविटी से पास होके कहाँ हो पास होके अंदर चल जाते हैं। दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो कैविटी का जो लाइनिंग है वो क्या होता है उसमें इरिटेशन होने लगता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज, जिसके कारण हम लोग छींकते हैं। स्नीजिंग expels these foreign particles from the inhaled air and a dust free clean air इंटर आवर बॉडी। बोल रहा है कि जो जब हम छींकते हैं तो ये फॉरेन पार्टिकल्स होता है जो हमारे शरीर के अंदर में जाता है एयर के माध्यम से, गंदा पार्टिकल वो क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है और उसके बाद जो हमारे शरीर के अंदर अच्छा हवा जा पाता है। टेक केयर व्हेन यू स्नीज यू शुड कवर योर नोज so that the foreign particles you expelled are not inhaled by the other person। बोल रहा है कि जब हम लोग छींकते हैं तो हम लोग को अपने हाथ को अपने कहाँ रख लेना चाहिए, मुंह पे रख लेना चाहिए या फिर हैंकी को अपने मुंह पे रख लेना चाहिए, ताकि जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो बाहर तो निकल जाएगा लेकिन दूसरे कोई को क्या होना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, दूसरे कोई उसको इनहेल नहीं कर लेना चाहिए। बोल रहा है कि एक्टिविटी 6.4 टेक अ डीप ब्रीथ मेजरिंग द साइज ऑफ द चेस्ट विद द मेजरिंग टैप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 6.2। बोल रहा है कि एक गहरी सांस लेना है, उसके बाद अपने छाती को मेजर करना है मेजरिंग टेप से और उसको कहाँ लिखना है, टेबल 6.2 में। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शो द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। उसके बाद क्या चीज करना है, ये अपने चेस्ट को फिर से एक्सपेंड करना है और उसके बाद मतलब क्लासमेट्स को बताना है कि किसका सबसे ज्यादा मतलब चेस्ट एक्सपेंड हुआ।
वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग बाय अ सिंपल मॉडल। एक सिंपल मॉडल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे रिस्पायरेशन होता है। ये हमारा डायफ्राम है जो कि मूव डाउनवर्ड, जो कि डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ये हमारा रीब जो है वो आउटवर्ड मूव कर रहा है, जिसके कारण जो एयर है वो अंदर की ओर ज्यादा जा रहा है। फिर बोला एक्टिविटी 6.5, टेक अ वाइड प्लास्टिक बोतल। हम लोग को एक चौड़ा प्लास्टिक बोतल ले रहा है, रिमूव द बॉटम, उसका बॉटम को हटा देना है। गेट अ वाइड शेप्ड ग्लास और अ प्लास्टिक टब। बोला कि एक वाइड शेप्ड ग्लास और एक प्लास्टिक टब को लो। मेक अ होल इन द लीड सो दैट द टब में पास थ्रू इट। बोला कि उसके लीड में छेद कर दो जिससे कि जो टब है उस लीड से मतलब पास हो सके। To be forked and end of the tube fixed to deflate balloons। ठीक है, उसके बाद इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन इन द फिगर 6.7। 6.7 में जो दिया हुआ है फिगर उसके हिसाब से बोतल को कैसे करना है, इंट्रोड्यूस करना है कैसे में, ट्यूब में। नाउ कैप द बॉटल, उसके बाद बोतल को कैप से मतलब लगा दो उसमें। सील इट टू मेक इट टाइट एयर टाइट। बोला कि उसको इतना मतलब टाइट कर दो इसमें हवा में नहीं घुस सके। टू बी ओपन बेस ऑफ द बोतल टाई अ थिन रबर और अ प्लास्टिक सीट यूजिंग द लार्ज नंबर ऑफ बैंड्स। ठीक है, फिर ये हमारा जब हम लोग ब्रीद आउट करते हैं तो ये हमारा डायफ्राम ऊपर की ओर मूव करने लगता है और जो रीब है वो बैकवर्ड मूव करने लगता है। बोल रहा है कि टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स पुल द रबर सीट फ्रॉम द बेस डाउन एंड वॉश द बलून। बोल रहा है कि अगर तुमको पूरा सीखना है कि कैसे जो है ये समझना है कि कैसे जो है हमारा ये जो लंग्स है वो कैसे हमारा एक्सपेंड होता है और जो हमारा रीब कैसे एक्सपेंड होता है, तो उस रबर सीट को रबर जो है उसको खींचो। नेक्स्ट पुश द रबर प्लास्टिक सीट अप and observe the balloon. Did you see any change in the balloon? बोला कि what do the balloon in this model represent? इस मॉडल में जो balloon है कैसे represent कर रहा है? What does the rubber seat represent? जो rubber seat है वो कैसे represent कर रहा है? Now you should be able to explain the mechanism of breathing. अब तुम सक्षम हो जिसकी मदद से तुम क्या कर सकते हो, ये मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो यही है जो कि हमारा देखो प्लास्टिक बॉटल है, ठीक है, उसके बाद बलून ही लगा हुआ है, ये हमारा रबर सीट लगा हुआ है। ठीक है, मॉडल टू शो द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये जो मॉडल है वो क्या कर रहा है, ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को बता रहा है। बोल रहा है कि 6.4 व्हाट डू वी ब्रीद आउट। बोल रहा है कि हम लोग ब्रीद आउट मतलब अपने शरीर से जब हम लोग ब्रीद आउट करते हैं तो क्या निकालते हैं। बोल रहा है कि टेक अ सिलेंडर क्लीन द टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बोतल। बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है, एक सिलेंडर लेना है और उसके बाद क्लीन टेस्ट ट्यूब लेना है, नहीं तो ग्लास और प्लास्टिक बोतल लेना है। मेक अ होल इन इट लीड, उसके लीड में हम लोग को होल कर देना है। एंड फिक्स इट ऑन द बोतल, उसके बाद उसको बोतल पे फिक्स कर देना है। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, हम लोग को जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर को उस टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू the hole in the lid in such a way that it dips in lime water। बोला कि उसके बाद हम लोग क्या करना है, एक स्ट्रॉ को उस लीड के होल के थ्रू उसको में डुबा देना है लाइम वाटर में। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ अ फ्यू मिनट, उसके बाद हम लोग क्या करना है, उस स्ट्रॉ में धीरे धीरे फूकना है। ठीक है, कुछ समय के लिए। इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द लाइम वाटर, तो जो लाइम वाटर है उसमें कुछ चेंजिंग हो रहा है। कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्न इन द चैप्टर 5। बोला कि इस चेंज को तुम एक्सप्लेन कर सकते हो जो कि तुम पढ़ चुके हैं चैप्टर 5 में, उसके मदद से। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सेल इज अ मिक्सचर ऑफ द गैस। बोला कि हम लोग जानते हैं कि जो एयर हम लोग सांस लेते हैं और जो छोड़ते हैं वो अलग अलग गैसेस का मिक्सचर होता है। व्हाट डू वी एक्सेल, बोला कि क्या हम लोग एक्सेल कहते हैं। डू वी एक्सेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्सचर ऑफ गैसेज अलोंग विथ हीट। बोला कि क्या हम लोग सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं या उसके साथ और सब एयर के गैसेस के मिक्सचर को एक्सेल करते हैं। बोला कि यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ यू एक्सेल ऑन अ मिरर अ फिल्म ऑफ अ मॉइस्ट अपीयर ऑन इट सरफेस। बोल रहा है कि तुम ये नोटिस किए होगे कि जब तुम एक मिरर पे एक्सेल करते हो तो उसके ऊपर में एक मतलब फिल्म एक पर टाइप मॉइस्चर का अपेयर होने लगता होगा। फ्रॉम वेयर डू दिस ड्रॉपलेट्स कम, तो वो जो ड्रॉपलेट्स है वो कहाँ से आ रहे हैं,
जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। बोल रहा है कि ब्रीदिंग फॉर बेटर लाइफ, अगर बेटर लाइफ चाहिए तो उसके लिए ब्रीदिंग कैसे करना चाहिए। रेगुलरली ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द लंग्स टू टेक इन मोर एयर। बोल रहा है कि रेगुलरली हम लोग को ट्रेडिशनल एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे कि हमारा लंग्स का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है एयर को इनहेल करने का। दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाई टू द बॉडी सेल्स रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ मोर एनर्जी। बोल रहा है कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो जितना ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर में जाएगा उतना ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन एनर्जी भी रिलीज होगा। देखिए यहीं पे हमारा बताइए स्ट्रॉ की मदद से हम लोग इसमें लाइम वाटर जो है उसमें हम लोग कैसे कर रहे हैं, उसमें हम लोग फूक रहे हैं तो उसका कलर में कुछ चेंजिंग होगा। बोल रहा है कि द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेलेशन एंड एक्सलेशन इन एक्सेल्ड एयर आर। बोल रहा है कि जो परसेंटेज होता है इनहेल्ड एयर और एक्सेल्ड एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो कितना कितना होता है। इनहेल्ड एयर जिसको में 21% ऑक्सीजन होता है और 0.04% क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एक्सेल्ड एयर में 16.4% ऑक्सीजन होता है और 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यही होता है। मतलब कि जब हम लोग इनहेल करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन 21% जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, और जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन 16.4% निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% निकलता है। बोल रहा है 6.5 ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। अब दूसरे एनिमल्स है वो कैसे ब्रीथ करते हैं उन लोग के बारे में लोग देखते हैं। बोल रहा है कि एनिमल्स सच एज एन एलिफेंट, लायन, कॉ, गोट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी लाइक द ह्यूमन बींग्स। बोल रहा है कि जो एनिमल है जैसे कि एलिफेंट है, लायन है, कॉ है, गोट है, फ्रॉग है, लिजर्ड है, स्नेक है, बर्ड है, इन सब में चेस्ट कैविटी होता है। लंग्स इन द लंग्स देयर चेस्ट कैविटी, उनके चेस्ट कैविटी में लंग्स होता है जैसे कि ह्यूमंस में होते हैं। हाउ डू अदर ऑर्गन्स ब्रीथ। बोले कि कैसे और दूसरे ऑर्गन ब्रीथ करते हैं। डू दे ऑल्सो हैव द लंग्स लाइक दोज ऑफ द ह्यूमन बींग्स, क्या उन लोगों के पास भी ह्यूमन बींग्स की तरह लंग्स होता है। लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं। जैसे कि कॉकरोच हैज अ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ द इट्स बॉडी। बोला कि जो कॉकरोच है उसके बॉडी के साइड में एक छोटा सा ओपनिंग रहता है। अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग, और दूसरे इंसेक्ट में भी इस सेम तरह का ओपनिंग होता है। बोल रहा है कि द ओपनिंग आर कॉल्ड स्पेरिकल्स, जो ओपनिंग है उसको स्पेरिकल्स कहा जाता है। इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया, इंसेक्ट्स के अंदर में नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब होता है जिसको ट्रैकिया करते हैं फॉर एक्सचेंज गैस, मतलब गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। ऑक्सीजन रीच एयर रस्ट थ्रू द स्पेरिकल्स इनटू द ट्रैकिया ट्यूब्स, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन रिच एयर होता है वो स्पेरिकल के थ्रू ट्रैकिया ट्यूब में पहुंच जाता है। डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी टिश्यूज, जिसकी मदद से वो कैसे होता है बॉडी टिश्यूज में डिफ्यूज कर देता है। एंड रीच एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंच जाता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज इनटू द ट्रैकिया ट्यूब एंड मूव आउट थ्रू द स्पेरिकल्स। उसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस सेल से ट्रैकिया ट्यूब में आता है और उसके बाद स्पेरिकल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। बोले कि देयर आर ट्यूब्स ऑन और ट्रैकिया आर फाउंड only in the insect and not in any other group of animals। बोला है कि जो ट्रैकिया है, जो ट्रैकिया और जो ये स्पेरिकल्स है ये सिर्फ इंसेक्ट में ही पाया जाता है और कोई भी जानवर में नहीं पाया जाता है। यही हमारा ट्रैकिया है और स्पेरिकल्स यहीं पे छोटे छोटे छेद रहते हैं। बोल रहा है कि अर्थवर्म रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर 6 ऑफ द क्लास 6 दैट अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू द देयर स्किन। बोला कि जो चैप्टर 6 है क्लास 6 में, वहां से हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि जो अर्थवर्म है वो स्किन से सांस लेता है। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। बोल रहा है कि जो स्किन होता है अर्थवर्म का वो छूने पे कैसा मॉइस्ट और स्लिमी लगता है छूने पे। गैसेस कैन बी इजिली पास थ्रू देम, जो गैसेज हैं वो उसके स्किन से आसानी से पास होते हैं। थॉट फ्रॉग हैव अ पेयर ऑफ द लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स। फ्रॉग के पास ह्यूमन बींग्स के जैसे लंग्स होते हैं दो। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, लेकिन तब भी वो लोग अपने स्किन की मदद से सांस ले सकते हैं। विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी, जो कि मॉइस्ट होता है और स्लिपरी भी होता है। बोल रहा है कि ब्रीदिंग अंडर वाटर, अब पानी के अंदर में जो जानवर हैं या फिर जो और सब जीव जंतु हैं वो कैसे सांस लेते हैं। कैन बी ब्रीद एंड सर्वाइव इन वाटर, बोले कि क्या हम लोग पानी में जीवित रह सकते हैं और सांस ले सकते हैं। देयर आर मेनी ऑर्गन्स विच लिव इन वाटर, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि पानी में रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीद अंडर वाटर, तो वो लोग कैसे पानी के अंदर में सांस लेते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प्स देम टू यूज
ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। बोल रहा है कि क्लास 6 में तुम पढ़े हो कि जो गिल्स है वो मछलियों के पास होता है, जो कि डिजोल्व ऑक्सीजन को कैसे करने में मदद करता है, लेने में मदद करता है। बोल रहा है कि फिन गिल्स आर प्रोजेक्ट गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन। बोल रहा है कि जो गिल्स होता है वो प्रोजेक्शन होता है स्किल का। बोल रहा है कि यू मे वंडर्ड हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग। बोल रहा है कि तुम जानते हो कि गिल्स है जो कैसे ब्रीदिंग में मदद करता है। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। गिल्स में बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड वेसल्स रहता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के एक्सचेंज करने के लिए। बोल रहा है 6.7 कि डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर। क्या प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट ऑल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन द क्लास 6। और क्लास 6 में तुम पढ़े हो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के जैसे प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं जीवित रहने के लिए। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव इन आउट। बोला कि वो लोग इंसान मतलब वो लोग दूसरे जानवरों की तरह ही ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। बोला कि इन द सेल ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन द अदर ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है कि प्लांट्स के सेल में भी जो एथी होता है, ऑक्सीजन होता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, उसको मदद से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या चीज में, वाटर में, ठीक है, जिसके अदर ऑर्गेनिज्म में किया जाता है। बोल रहा है कि इन प्लांट्स ईच पार्ट्स कैन बी इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और कि प्लांट्स में हर एक जो पार्ट है वो इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन को ले सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सकता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द चैप्टर 1 दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव अ टीनी पोर्स कॉल्ड द स्टोमाटा फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बोल रहा है कि तुम इस क्लास के चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जो प्लांट्स के जो लीव्स होता है उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, जिसकी मदद से प्लांट्स गैसेस का एक्सचेंजिंग करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। बोल रहा है कि लाइक ऑल द लिविंग cells the plant the root cells also need oxygen to generate energy। बोल रहा है कि प्लांट में जितने भी लिविंग सेल्स हैं उसके तरह ही जो रूट है वो भी एक लिविंग थिंग्स है, लिविंग सेल्स है, उसको भी क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है एनर्जी जनरेट करने के लिए। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। बोल रहा है कि जो रूट है उसको एयर कहाँ से मिलता है, तो सॉइल में जो स्पेस छोटे छोटे स्पेस होते हैं, खाली जगह होते हैं सॉइल के पास, वो सबसे लेता है। देखिए हमारा ये सॉइल पार्टिकल्स है, ये हमारा रूट हेयर्स है, ये हमारा क्या चाहिए, रूट हेयर्स है। एयर स्पेस देखिए यहीं पे एयर भरा हुआ रहता है जहाँ से एयर प्लांट्स लेता है, रूट्स। बोल रहा है कि कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर। बोल रहा है कि क्या तुम सोच सकते हो मतलब क्या होगा जब एक पॉटेड प्लांट को, जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी डाल दें उस पॉटेड प्लांट में। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट रिस्पायरेशन इज वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। बोल रहा है कि जो रिस्पायरेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स नीड टू बी रिस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर द सर्वाइवल। बोल रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं वो लोग को रिस्पायर करना होता है ताकि उन लोगों को सर्वाइवल करने के लिए एनर्जी मिल सके। तो हम लोग का जो आज का ये जो चैप्टर है पूरी कंप्लीट हो चुका है। हम लोग इस चैप्टर का आंसर क्वेश्चन भी कर चुके हैं, आप लोगों को इस चैनल पर जाकर मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए